नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के प्रशांत विहार ब्लास्ट पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। धमाके वाली जगह पहुंच गई है NSG की टीम। NSG कमांडो और पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेरा है। दिल्ली का प्रशांत विहार, जहां पर एक मिठाई की दुकान के पास एक ब्लास्ट हुआ था, सफेद पाउडर यहां पर दिखाई दिया। धमाके वाली जगह पर अब NSG की टीम पहुंच गई है। NSG के कमांडो, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साथ ही पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद है। इस पूरे इलाके को घेरा गया है। इस पूरे इलाके में इस वक्त NSG कमांडो और पुलिस के लोग मौजूद हैं। इलाके को घेरकर इस पूरे इलाके में छानबीन की जा रही है। तमाम जो सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके से देख रहे हैं। प्रशांत विहार इलाके में आज सुबह एक दुकान के पास, एक मिठाई की दुकान के पास एक ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद सफ़ेद पाउडर दिखाई दिया। एक ऑटो रिक्शा चालक इसकी वजह से घायल हो गया। जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था वहाँ वो मौजूद था। अब NSG की टीम यहाँ पर पहुंची है। NSG कमांडो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस पूरे इलाके से एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के प्रशांत विहार की। प्रशांत विहार धमाके की जांच के लिए NSG की टीम और कमांडो पहुंच चुके हैं दिल्ली के प्रशांत विहार। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक इस धमाके से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ देर पहले NSG की टीम पहुंची है डॉग स्क्वाड के साथ। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी NSG की इस वक्त मौके पर मौजूद है और तमाम सैंपल इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूंगा कैमरामैन राजीव रंजन आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए ठीक सामने इस वक्त NSG की टीम अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है और जो मौके से सैंपल्स हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ है वहां से महज 5 कदम की दूरी पर ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। ये देखिए ठीक सामने यहाँ पर नॉर्दर्न रेंज क्राइम ब्रांच का दफ्तर है और ठीक दफ्तर के तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर कहें इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। हालांकि किस तरीके का ब्लास्ट था, किस तरीके के उसके अंदर पदार्थ यूज किए गए थे, इस बारे में अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया गया। लेकिन इतना जरूर है NIA की टीम, NSG की टीम, इसके अलावा काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल की टीम, दिल्ली पुलिस की लोकल टीम सभी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जी जितेंद्र, जहां ये ब्लास्ट हुआ, जहां ये धमाका हुआ, क्योंकि वहां पर इस वक्त उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं दरअसल यहाँ से, लेकिन क्या कुछ हुआ उस समय जब ये ब्लास्ट हुआ और क्या और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया जिस वक्त ये धमाका हुआ उससे जुड़ी हुई क्या जानकारियां अभी तक मिल पाई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 11:58 की एक कॉल थी जब पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद जो चश्मदीद थे उनका कहना था कि एक ऑटो उस वक्त ठीक सामने, जहां पर ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जहां पर इस वक्त पुलिस की बड़ी मौजूदगी वहां पर दिखाई दे रही है, ठीक उसी जगह एक ऑटो के पास एक ब्लास्ट होता है। धुआं काफी ऊंचाई तक जाता है और उसके बाद जो इलाके के लोग हैं मौके पर पहुंचते हैं। ऑटो चालक एक घायल वहां पर मौजूद था जिसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, NSG की टीम को दी गई। NIA तुरंत मौके पर पहुंची और स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस है वो भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। आसपास के जितने भी CCTV कैमरे हैं उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार आखिरी वक्त कौन कौन लोग उस ब्लास्ट वाली जगह पर मौजूद थे और जो जिस चीज में ब्लास्ट हुआ वो किसने वहां पर रखा था। तो तमाम चीजें, तमाम एंगल अभी भी पुलिस के सामने हैं जिन पर तफ्तीश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार किस चीज में ब्लास्ट हुआ है और उसी के लिए NSG की टीम को मौके पर बुलाया गया है। NSG की जो फॉरेंसिक टीम है वो इस वक्त मौके से तमाम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त इलाके में प्राथमिकता ये है कि ये देखा जाए कि किस तरह का ये धमाका था, किस तरह का ये ब्लास्ट था। पहले उस जगह की जांच की जा रही है। जाहिर सी बात है आसपास मौजूद तमाम CCTV फुटेज और तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि उस इलाके में क्या गतिविधियां थी ये जब धमाका हुआ उससे पहले। लेकिन फिलहाल क्या है दरअसल ये धमाका, इसकी जांच हो रही है। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। अब राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में अपना वॉर प्लान बदल दिया है। रूस की फौज अब पश्चिम यूक्रेन में सैन्य अभियान चला रही है। पश्चिम यूक्रेन के लिए रूस की फौज ने 3 लेयर वॉर प्लान तैयार किया है। पुतिन ने किसी भी कीमत पर पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जे का आदेश दिया है। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी यूक्रेन पर फाइनल हमले की तैयारी है ताकि सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण पश्चिमी यूक्रेन के बड़े हिस्से को कब्जाया जा सके।
लेकिन पहले देखिए इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से क्या है। RS-28 सर्मत मिसाइल को युद्ध के लिए तैयार करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुतिन ने दिए हैं RS-28 को तैयार करने के आदेश। RS-28 को शैतान 2 मिसाइल भी कहा जाता है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास के हवाले से खबर सामने आई है, जिसको एक बड़े एस्केलेशन के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन ने बड़ा आदेश दिया है। RS-28 जिसे शैतान 2 मिसाइल के तौर पर भी जाना जाता है, उसे तैयार करने के लिए कहा गया है, उसे रेडी मोड में रखने के लिए कहा गया है। रूस से आई है ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। सवाल दरअसल यह है कि क्या पुतिन अब न्यूक्लियर अटैक करेंगे? क्या रूस और अमेरिका के बीच परमाणु टक्कर होगी? इन सवालों का जवाब वक्त देगा, लेकिन खबर क्या है वो समझ लीजिए। पुतिन का आखिरी ऑर्डर क्या है और उसकी वजह से क्या परमाणु युद्ध का भय और बढ़ गया है? यूक्रेन युद्ध में पहली बार पुतिन का एटमी फरमान देखने को मिला है। सेना जल्द एटमी हथियार तैयार करे, ये पुतिन ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं सेना को। सेटन 2 न्यूक्लियर हथियार को लेकर यह आदेश दिया गया है। सेटन 2 RS-28 सर्मत मिसाइल को कहा जाता है। RS-28 सर्मत रूस की सबसे ताकतवर एटमी मिसाइल है और इसे रेडी मोड में रखने के आदेश पुतिन ने दिए हैं। सेटन 2 लेकिन कितनी शक्तिशाली है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्यों इसकी वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है, आपको बताते हैं। यह सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। सेटन 2 जिसे शैतान 2 कह सकते हैं का वजन 2,08,000 किलो है। इसके वजन से अंदाजा लगाइए ये कितनी शक्तिशाली है। रूस की RS-28 सर्मत ICBM करीब 35 मीटर लंबी है। ये 35 मीटर लंबी मिसाइल है। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ इससे दागे जा सकते हैं। मिसाइल की मारक क्षमता करीब 16,000 किलोमीटर है, यानी इतनी दूर तक जाकर ये मार कर सकती है। करीब 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमला कर सकती है और इस शक्तिशाली ICBM को तैयार रखने के लिए, रेडी मोड में रखने के लिए आदेश पुतिन ने दिए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना को तबाह करने के लिए जंग में सोवियत काल के हथियार उतार दिए हैं, जिसका परिणाम भी दिखने लगा है। महज एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन की 250 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस ने इतने कम वक्त में इतने बड़े हिस्से पर इस तरह से आसानी से कब्जा किया हो। एक तरफ ट्रंप की ताजपोशी का दिन करीब आ रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस की सेना ने कब्जे के अभियान में दुगनी तेजी ला दी। हर बीतते घंटे के साथ रूस की सेना इंच दर इंच आगे बढ़ती जा रही है, ताकि 19 जनवरी से पहले यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर रूसी झंडा फहराया जा सके। इसी कड़ी में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की जंग में अपने पुराने लेकिन बेहद विध्वंसक हथियारों को उतार दिया है। वो हथियार जो 1991 से पहले सोवियत संघ की सेना इस्तेमाल करती थी, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, दुश्मन का खात्मा, फिर चाहे उसके लिए हजारों लाशें क्यों ना बिछानी पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना जिन T-160 और Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल कर रही है, वो सोवियत काल के बने हुए हैं। ये बम वर्षक 1991 में विघटन के बाद यूक्रेन को मिले थे। साल 1999 में यूक्रेन ने इन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए रूस को बेच दिया। यूक्रेन ने रूस को 8 Tu-160 और 3 Tu-95 बॉम्बर बेचे थे। अब रूस इन्हीं बम वर्षकों के जरिए यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर रहा है।
रूस न सिर्फ आसमान से बम वर्षा के लिए सोवियत काल के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि जमीन पर लड़ी जा रही जंग में भी सोवियत युग के घातक टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया है। जमीन पर तेजी से आगे बढ़ता, बारूद बरसाता ये रूस का टर्टल टैंक है। रूस ने इन टैंकों को डोनेस्क में उतारा है। इन टैंकों की बनावट जितनी खास है, ये उतने ही ज्यादा मारक है। टर्टल टैंक 1976 में सोवियत संघ की सेना में शामिल हुए थे। इन्हें एक खास तरह के फ्रेम से ढका जाता है, जो इन्हें दुश्मन के बमों से सुरक्षित रखता है। दावा है कि रूस ने इसमें कुछ खास बदलाव किए हैं। इस कवच को बेहद आधुनिक बनाया गया है, जो टैंक को ड्रोन हमलों से सुरक्षित रखता है। साथ ही इसमें एंटी ड्रोन रेडियो जैमर भी लगाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस टैंक में खास तरह के एंटी माइन रोलर भी लगे हैं, जो जमीन पे छिपी माइंस को ढूंढ निकालते हैं। सवाल है कि रूस सोवियत काल के हथियारों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। इसकी वजह है पुराने हथियारों को मिली विध्वंस की अनिश्चित छूट। दरअसल सोवियत काल में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश के हथियारों पर कोई खास रोक नहीं थी। तब हथियारों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता था, फिर चाहे उसकी चपेट में आम लोग ही क्यों ना आए। WMD हथियारों पर रोक को लेकर 1968, 1972 और 1993 में नियम बनाए गए थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन जंग में कमजोर पड़ रहा है और पुतिन के सैनिक यूक्रेनी जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में रूसी सैनिकों ने जितनी तेजी से कब्जा किया है, उतना बीते 2 साल में नहीं किया गया। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके पर कब्जे की चाहत में पुतिन ने ड्रोन हमलों को भी तेज कर दिया है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 188 ड्रोन हमले किए। रूस का प्रमुख टारगेट टेर्नोपिल, जायटोमीर और ओडेसा था। रूस ने सबसे ज्यादा ड्रोन हमले ओडेसा शहर और इसके बंदरगाहों पर किए। दावा है कि रूस ने यहां कुल 73 ड्रोन दागे। इसके साथ ही ओडेसा शहर पर स्कंदर मिसाइलों से हमला किया। रूस ने ओडेसा के बेलगोरोद, नीस्तर और चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह को निशाना बनाया। इसके अलावा ओडेसा में ड्रोन फैक्ट्री, ऑयल डिपो, हथियार डिपो और बिजली संयंत्रों को टारगेट किया। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को एक पोर्ट विहीन देश बनाना चाहते हैं। अजोव सागर से लगते बंदरगाहों पर पहले ही रूस का कब्जा है। अब वो ब्लैक सी से सटे यूक्रेनी बंदरगाहों को तबाह करना चाहते हैं, ताकि समंदर के रास्ते यूक्रेन की कनेक्टिविटी काटी जा सके। इधर रूस ने कीव पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। दावा है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने कीव में पर्चे गिराए हैं। लोगों को जल्द से जल्द शहर खाली करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद पूरे कीव में हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर्चे गिराए जाने के बाद शहर में दहशत है। लोगों ने कीव को खाली करना शुरू कर दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की किसी भी हाल में घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यूक्रेन सेना को रूसी जमीन पर हमले तेज करने का आदेश दिया है, जिसके बाद यूक्रेनी जवान बेहद आक्रामक हो चुके हैं। यह वीडियो कुर्स्क का है, जहां यूक्रेन ने रूस की कमांड पोस्ट पर हमले कर उसे तबाह कर दिया। इस हमले के लिए यूक्रेन ने 900 किलो के आस्म बम का इस्तेमाल किया। यह फ्रांस से यूक्रेन को मिला है। जंग में ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने इस बम का इस्तेमाल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने सालाबाद पर भी ड्रोन हमला किया। सालाबाद फ्रंट लाइन से 1300 किलोमीटर दूर है। ऐसा पहली बार है कि यूक्रेन ने इतने अंदर तक हमले किए हैं। साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी करीब है। ऐसे में रूस हो या यूक्रेन, दोनों ही जंग में बढ़त हासिल करना चाहते हैं।
फिर इसके लिए कितनी ही तादाद में बारूद क्यों न बरसाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुलिस ने युद्ध नीति में तैनात किया है टर्टल टैंक। यूक्रेन के डोनेस्क में टर्टल टैंक तैनात किए गए हैं। T-80 टैंक को टर्टल टैंक कहा जा रहा है। सोवियत युग का टैंक है ये T-80 टैंक, और इसे पुतिन ने तैनात किया है युद्ध के मैदान में। तो सोवियत युग का हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं और टैंक भी सोवियत युग का ही है ये टैंक T-80, जिसे पुतिन ने अब युद्ध के मैदान में तैनात कर दिया है। आखिर क्यों T-80 टैंक को नए रंग रूप में पेश किया गया है और क्यों इसे कहा जा रहा है कि ये टर्टल टैंक है? युद्ध के मैदान में पुतिन का टर्टल आ गया है। ड्रोन से बचाने के लिए T-80 टैंक को चारों तरफ से सुरक्षित किया गया है। टैंक को स्टील की चादर और जंजीरों से ढका गया है। कछुए की तरह दिखने की वजह से इसे टर्टल टैंक कहा जा रहा है। डोनेस्क में अग्रिम मोर्चे पर T-80 की अब तैनाती कर दी गई है। यूक्रेनी जमीन पर कब्जा जमाने में मददगार साबित हो सकता है ये टैंक। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में टैंक की भारी कमी है। यूक्रेन की 92वीं ब्रिगेड ने रूस के ज्यादातर टैंक तबाह कर दिए हैं पश्चिमी मीडिया के अनुसार, और इस वजह से रूस ने अब अपने T-80 टैंक को, जिसे टर्टल टैंक कहा जाता है, उसे मैदान में उतार दिया है। पुतिन सेना अमेरिका और नेटो के खिलाफ बुरी तरह से भड़की हुई है। यूक्रेन के ATACMS हमले की वजह से रूसी सेना आग बबूला है। पुतिन अमेरिका और यूरोप में उसके सहयोगी देशों को सबक सिखाना चाहते हैं। इसीलिए रूस में वॉर कैबिनेट बनाई गई है, जिसके चेयरमैन खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। सूत्रों के मुताबिक आधी रात को क्रेमलिन में वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से ATACMS हमले का बदला लेने की मंजूरी दे दी है, और इसी के बाद यूरोप पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। ये युद्ध महायुद्ध में बदलने जा रहा है। विनाश की इस बारूदी आग में संपूर्ण यूरोप भस्म हो सकता है। यूरोप में नेटो के कई देशों पर ऑरिस्टिक मिसाइल से वज्रपात की आशंका बढ़ गई है। यूरोप में ऑरिस्टिक विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा यूक्रेन का वो हमला जो उसने रूस में किया है। अमेरिका से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस की धरती पर अटैकमस मिसाइलें फायर की, और इसी के साथ यूरोप दहन की आशंका बढ़ गई। तेईस नवंबर 2024। यूक्रेन ने रूस में 5 अटैकमस मिसाइलें फायर की। रूस ने 3 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही। पच्चीस नवंबर 2024। यूक्रेनी फोर्स ने कुर्स्क में 8 अटैकमस मिसाइलें दागी। रूसी एयर डिफेंस ने 7 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन एक मिसाइल विस्फोट करने में कामयाब रही।
इस हमले में रूस के 2 सैनिक घायल हो गए। दो दिन के अंदर यूक्रेन ने 13 अमेरिकी अटैकर्स मिसाइलें फायर की तो पुतिन और उनकी सेना इतना भड़क गई कि नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। रूस के रक्षा मंत्री एंद्री बेलोसोव ने कहा है कि रूसी सेना इस हमले का विध्वंसक बदला लेगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि इस हमले के पीछे जिसका भी हाथ है उसे दंड दिया जाएगा। पुतिन ने आधी रात को वॉर कमांडर्स की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर हमले करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने यूरोप में अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। पुतिन ने 9 दिसंबर तक लक्ष्य हासिल करने का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल 9 दिसंबर को रूस में डे ऑफ हीरोज ऑफ द फादरलैंड मनाया जाता है। उससे पहले ही पुतिन ने यूरोप में मौजूद नेटो देशों को सबक सिखाने का अल्टीमेटम दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूरोप ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट, पैसिफिक और अलास्का तक अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। इसका खुलासा रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की एक रिपोर्ट से हुआ है। यूरोप में मौजूद नेटो देशों और दुनिया भर में अमेरिकी बेस को जलाने के लिए न सिर्फ रूस की IRBM मिसाइल ऑरिशनिक तैयार है, बल्कि पुतिन ने नेटो से जंग के लिए वॉर कैबिनेट भी बना ली है। इस वॉर कैबिनेट में कौन कौन है, अब इसे जानिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वॉर कैबिनेट के चेयरमैन हैं। इसमें रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव, रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, रूस की उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा, रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलुसोव, रूस के ऊर्जा मंत्री सर्गेई तिस्विलोव, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रूस के मंत्री अलेक्जेंडर कोज़लोव, रूसी सरकार में मंत्री ओक्साना लूथ शामिल हैं। पुतिन और उनकी सेना ने न सिर्फ टारगेट लॉक कर लिए हैं, बल्कि नेटो की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। घेराबंदी के बाद नेटो देशों पर ऑरिशनिक मिसाइलों से धावा बोलने की तैयारी है। रूस ने अपने जासूसी युद्धपोत को नेटो देशों के पास भूमध्य सागर में भेज दिया है। माना जा रहा है कि रूस का यह युद्धपोत नेटो देशों की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी जुटा रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर रूस के ड्रोन पहुंच गए। अटैकर्स हमले के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के राजदूत निजिल कासे को समन किया। इतना ही नहीं, जासूसी के आरोप में ब्रिटिश इंटेलिजेंस अफसरों को देश से निकाल दिया। रूस की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देश भयभीत हैं। अमेरिका को पता है कि रूस किसी भी वक्त उसके खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है, लिहाजा उसने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिका ने मिनटमैन मिसाइल को साइलो में पहुंचा दिया है। इसके साथ ही गुआम बेस पर परमाणु पनडुब्बी भेज दी है।
ब्रिटेन ने अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन सच ये है कि पुतिन और उनकी सेना की तैयारी अमेरिका और नेटो से कहीं बड़ी है। दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अगर रूस और नेटो में युद्ध शुरू हुआ तो पुतिन सेना को नेटो सेनाएं रोक नहीं पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस ने भीषण हमला किया है। दक्षिणी माइकोलाइव में तबाही हुई है। बमबारी के बाद बिजली कटौती कर दी गई है। मिकोलेव में की गई है ये बमबारी। दक्षिणी मिकोलेव में तबाही देखने को मिली है। बमबारी के बाद बिजली काट दी गई है इस पूरे इलाके की। यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के दर्जनों शहरों पर रूस हमला कर रहा है। हमले में पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है। ये हमले कहां हुए हैं आइए आपको बता देते हैं। कीव में हमला किया गया है। इसके अलावा ओडेसा को निशाना बनाया गया। लवीव पर हमले किए गए। निप्रोपेट्रोव्स्क पर हमला किया गया। लुत्स्क में हमला किया गया। खमेलनित्स्की में हमला किया गया। इसके अलावा विनित्सिया में भी हमला हुआ है। इसका असर यह हुआ है कि सभी इलाकों में पावर सप्लाई पूरी तरह से ठप है। रूस ताबड़तोड़ अहम शहरों पर यूक्रेन के हमले कर रहा है। युद्ध काल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी विदेश नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं और उसकी एक झलक अफगानिस्तान से भी मिली है। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु अफगानिस्तान दौरे पर पहुंचे और इसके साथ ही तालिबान सरकार को आतंकवाद की सूची से बाहर करने के लिए रूसी संसद में एक बिल भी पेश किया गया। युद्ध लड़ने के लिए जितने जरूरी हथियार और जवान होते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी होती है रणनीति। रणनीति के तहत ही अमेरिका ने यूक्रेन को समर्थन देना शुरू किया। बाइडेन की रणनीति है रूस की शक्ति को इतना कम कर देना कि पुतिन साम्राज्य विस्तार के बारे में सोच ना सके। रूस की अर्थव्यवस्था को उस स्तर तक गिरा देना कि भविष्य में 50 साल तक रूस अमेरिका या यूरोप में उसके हितों के लिए खतरा ना रहे। बाइडेन ने रूस को बर्बाद करने की रणनीति पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। Bravo 6, second platoon is moving. You're rendezvous near your location. अमेरिका की इसी रणनीति के खिलाफ पुतिन ने अपनी रणनीति तैयार की और दुनिया के शक्ति समीकरण ध्वस्त करने वाला एक बड़ा गठबंधन खड़ा कर दिया। दो 2022 से अब तक पुतिन के खेमे में कई देश और कई युद्धग्रस्त देश जुड़ चुके हैं। युद्ध काल में चीन, नॉर्थ कोरिया के साथ रूस का गठबंधन मजबूत हुआ है। इसके साथ ही रूस ने हिजबुल्ला, हूती, हमास के साथ संबंध मजबूत किए हैं। पुतिन का अगला टारगेट है अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधारना। पच्चीस नवंबर को रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु का अफगानिस्तान दौरा शुरू हुआ। इस दौरे का मकसद यही है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ रूस संबंध सुधारना चाहता है ताकि उसे जंग में फायदा हो सके। सर्गेई शोइगु के दौरे वाले दिन ही रूसी संसद के निचले सदन में एक विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में तालिबान को आतंकवाद की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। 2003 से रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है।
अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद भी अमेरिका, यूके सहित यूरोप के देशों ने तालिबान को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से बाहर नहीं किया है।